सकता हूँ कि गुरुजी ने कितना अच्छा आप लोगों को एनलाइटन कर दिया है और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि इतने अच्छे गुरुजी आपको लाइफ में मिले। बिकॉज कहते हैं कि माँ बाप के बाद अगर कोई इंसान जिंदगी में मिलना चाहिए तो वो गुरु है। वो अगर मिल गया तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, राइट। सो मेरे बारे में मैं छोटा सा एक परिचय दूंगा। मैं वैसे तो बॉम्बे का रहने वाला हूँ, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप, और पिछले 25 साल से मैं मेडिकल एंड स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ। करीबन 13 कंट्रियों में मैं रेगुलर जाता हूँ। अभी यहाँ से मैं तुरंत सिंगापुर जा रहा हूँ, उसके बाद दुबई जा रहा हूँ। और इंडिया में 80 सेंटर्स है जो हम चला रहे हैं साई कल्याण मिशन के नाम पे, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं। 1200 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। अब्रॉड में 9 सेंटर्स है, लंदन में, अमेरिका में, सिंगापुर, दुबई में। हमारा मेन विषय है आध्यात्मिक को साइंटिफिकली कैसे प्रेजेंट करना। बिकॉज मेडिकली को तो हमने ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रेजेंट कर दिया है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सारी साधनों के जरिए। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र को बहुत कम लोगों ने साइंटिफिक रूप में प्रेजेंट किया है। और हमारा जो यंग जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे जब तक आप उनको प्रूफ नहीं देंगे, जब तक आप उनको लॉजिकल आंसर नहीं देंगे। भाई आरती क्यों करना, किसी के पैर क्यों छूना, है कि नहीं। काफी ऐसी चीजें, सांस्कृतिक परंपराएं जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमारी सभ्यताएं हैं, इसका अगर आपके पास साइंटिफिक आंसर नहीं है तो बच्चे, मुझे नहीं लगता ब्लाइंडली आपको फॉलो करेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कमजोर हो गए और हमारी जो संस्कृति सभ्यता है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। योग साधना सब खत्म होते जा रही है। बिकॉज जब आप अपने बच्चों को आंसर नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में, एडिक्शंस में, इस तरह से भटक जाते हैं और फिर वापस लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए, है ना। तो हम आज क्या करेंगे, 40 मिनट्स में वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन को समझेंगे कि साइंस ने इस आध्यात्मिक चीजों के ऊपर क्या रिसर्च किया। वैसे तो मैंने 125 अलग अलग थेरेपियों के ऊपर मैंने काम किया है। ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फैंग शुई, कलर थेरेपी, टैरो कार्ड, एंजल कार्ड, रेकी, प्राणी हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, बहुत सारी चिकित्साओं के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा योगा के ऊपर, जो मैं रिसर्च मैंने ऋषिकेश में योगा फेस्टिवल में मैंने पिछले 5-6 साल से, हरिद्वार में देव संस्कृति में मैंने रिसर्च किया, वो थोड़ा मैं यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि जो योगा साधना आप करते हो उससे एक्चुअली आपका क्या फायदा होता है। Am I right? ठीक है। सो पहली बात यह है कि आप में से, मुझे लगता है सभी को चक्रों के बारे में पता है कि हमारे कितने चक्रास होते हैं, बिकॉज गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया होगा। और आपको शायद ऑरा के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा कि ऑरा क्या है, राइट। साइंस ऑरा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहती है। इलेक्ट्रिक मतलब थॉट्स, विचार, मैग्नेटिक मतलब इमोशंस। पुरुषों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और महिलाओं में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, तो जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति। Am I right? तो जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, प्रेम संबंधित रहते हैं, तो उनकी शिव शक्ति बैलेंस्ड रहती है, उनकी दोनों नाड़ियां, ईड़ा पिंगला बैलेंस रहती है, तो उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है ना। आई थिंक सो आपको पता है। अब क्या है, हम 3 चीज में डिवाइडेड हैं, एक मैटर, एक एनर्जी और तीसरी कॉन्शियसनेस, चेतना। हम 3 चीज में डिवाइडेड हैं। हमारा पूरा मेडिकल साइंस मैटर पे काम करता है, फिजिकल पैरामीटर पे काम करता है, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, इसके ऊपर काम करता है। आध्यात्मिक चीजें कुछ एनर्जी लेवल पे काम करती हैं और कुछ चीजें चेतना पे काम करती है, कॉन्शियसनेस लेवल पे काम करती है। एनर्जी को जब आप बैलेंस करते हो तब आपकी मैटर, बॉडी संतुलित हो जाती है, आपके हार्मोन्स, आपके ऑर्गन्स, आपके ग्लैंड्स सब नॉर्मल हो जाते हैं जब आप अपनी एनर्जी योगा से, मेडिटेशन से उसको बैलेंस करना सीख लेते हो। और जब वो बैलेंस सस्टेनेबल रहती है, कंटिन्यू अगर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, तो धीरे धीरे आपका अवेयरनेस बढ़ता है, जागरूक अवस्था बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ती है तब कॉन्शियसनेस बढ़ती है, चेतना बढ़ती है। Am I right? है ना। अब होता क्या है, बीच बीच में कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी डर लगता है, कभी इनसिक्योरिटी, कभी फोबियाज है, कभी जेलसी है, कभी ईगो है, अहंकार है। ये सारी चीज हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है कि नहीं। और जब एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, वापस हमारी चेतना कम हो जाती है और वापस कभी कभी हम वहीं आ जाते जहां पहले थे। तो काफी बार आपको परिवार वाले कहते रहेंगे, भाई इतने समय से ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, लेकिन अभी भी तो तुम्हारा गुस्सा कहाँ कंट्रोल हो रहा है।
अभी भी तुम्हारा वेट रिडक्शन नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारा थायराइड ठीक नहीं हुआ, अभी भी आपका डायबिटीज ऐसा ही है, अभी भी आपको अस्थमा के अटैक्स आते हैं, मिर्गी आती है। तो कहीं ना कहीं हमने इस योगा को, मेडिटेशन को हमने सिर्फ आध्यात्मिक रूप में देखा है, कभी ये सोच के नहीं देखा कि ये बीमारी का इलाज भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब तक आप उसको उस दिशा में ध्यान नहीं करेंगे या उस दिशा में अपनी साधना योगा नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी। और अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप ज्यादा समय तक ध्यान भी नहीं कर सकते, योगा भी, आसन भी नहीं कर सकते। राइट? क्यों? इसका रीजन हम देखते हैं। हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो टोटली एनर्जी पे डिपेंड होती है। आपके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, और काइनेटिक मतलब जो एक्शन में आती है। दो प्रकार की एनर्जी हमारे पास है। महिलाओं में 30% पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है पुरुषों के मुताबिक, इसलिए वो 9 मंथ तक वो गर्भ को, बच्चे को संभाल सकते हैं, उतनी पोटेंशियल होती है। और पुरुषों में शिव एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं। इसलिए पुरुष आप देखते हो घूमते बहुत है, चले ज्यादा करते हैं, मूवमेंट्स में ज्यादा रहते हैं। राइट या रॉन्ग? राइट? अब होता क्या है, महिला जब मूवमेंट्स में नहीं होती है ज्यादा, तो उसको धीरे धीरे ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाता है, कमर के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बिकॉज मूवमेंट्स नहीं है ना। हाउस वाइफ है ज्यादा करके, अब योगा करेंगे तो डेफिनेटली मूवमेंट आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो मूवमेंट्स आ जाएगा ना, क्योंकि जकड़न, रिजिडिटी, अब जब बॉडी जो अकड़ी हुई है उसमें एक मूवमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता कौन है? हमारी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाता कौन है, आपको पता है? हमारे जितने भी जोड़ हैं, जॉइंट्स है, इसके बीच में क्या है? फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है। राइट? अब प्रॉब्लम क्या आता है पता है? हमारे हार्मोन्स और हमारी ये साइनोवियल फ्लूइड, ये पूरी एसिड बेस पे चलती है। अगर आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा है तो आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होंगे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस होगी, आपकी ब्लड विस्कोसिटी थिक होगी, तो आपको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा खेल शरीर का पीएच लेवल पे है, जो हम बोलते हैं 7.4 पीएच लेवल। लेकिन जितनी आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी, रॉ फ्रूट्स खाने से, कच्चा खाने से, सलाद, सूप, जूसेस, ये खाने से आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। और अल्कलाइन हो जाती है तो बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है। समझ में? लेकिन हम तला हुआ खाते हैं, तीखा खाते हैं, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब चीजें खाते हैं, हमारा एसिड लेवल बढ़ जाता है और वापस हमारी साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाती है, बॉडी थिक हो जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है और हमारे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। राइट? 45 एज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 एज तक क्या होता है, नए ब्लड बनती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। 45 के बाद क्या होता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है। अब पुराने ब्लड में जितना एसिड बढ़ते जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिपोजिशन हो जाता है। किसी के लिवर में होता है तो लिवर फैटी लिवर हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। किसी के लंग्स में जमा हो जाता है तो फाइब्राइड हो जाता है, किसी को निमोनिया, टीबी हो जाती है। राइट? किसी के किडनी में अगर जमा हो गया एसिड तो कहीं ना कहीं उसको डायलिसिस करने जाना होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। राइट? क्योंकि क्या है, जो भी आप लगातार अपने माइंड के थ्रू जो भी केमिकल सिक्रीशंस को इमिट करते हैं बॉडी में, कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिशन हो जाता है। तो हमारी रिसर्च क्या कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में डायरेक्ट शुरू नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम पहले माइंड में शुरू होती है। इसलिए हम 90 से 95% बीमारियों को साइकोसोमेटिक नाम देते हैं। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। समझ में कि नहीं? डिप्रेशन माइंड का है लेकिन बॉडी में कोई बीमारी क्रिएट करती है। राइट? एंजाइटी भी माइंड में है लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में बीमारी क्रिएट करती है। और स्पेशली लेडीज लोगों को ज्यादा इनसिक्योरिटी, फियर होता है, एंजाइटी होती है, सप्रेशंस होते हैं, इसलिए उनको थायराइड की प्रॉब्लम, फाइब्राइड की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ये सब चीजें ज्यादा होती है। बिकॉज क्या होता है, ये मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है।
हम महिलाओं को आजादी नहीं देते, फीमेल्स को फ्रीडम नहीं दिया जाता है एक्सप्रेस करने का, तो कहीं ना कहीं ये चॉकअप हो जाता है थ्रोट चक्र, तो कहीं ना कहीं थायराइड का प्रॉब्लम इश्यू शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। अब पुरुषों का क्या होता है, 60-70% पुरुष कहीं ना कहीं एडिक्टेड होते हैं, टोबैको के, अल्कोहल के, तंबाकू के, सिगरेट के, कहीं ना कहीं एडिक्टेड होते हैं। तो वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जहां पे हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं डिपोजिशन हो जाता है। स्मोकिंग करते हैं तो लंग्स पे डिपॉजिट होता है, टोबैको खाते हैं तो डिओडिनम में, स्टमक में डिपॉजिट हो जाता है, अल्कोहल लेते हैं तो लिवर में हो जाता है। राइट। तो नॉर्मली कैंसर किसका होता है? जबड़े का होता है, फेफड़े का होता है, राइट, पेट का कैंसर होता है या लीवर का कैंसर होता है, ये 4 जगहों का कैंसर होता है। महिलाओं को कैंसर कहाँ का होता है? गर्भ का ज्यादा होता है, क्योंकि जो चीज बाहर नहीं निकलती है वो धीरे धीरे सेडिमेंट होती है, डिपॉजिट होती है, नीचे मूलाधार रूट चक्र में डिपॉजिट होती है ना। जैसे पानी में कचरा है, अगर आप कचरा नहीं निकालोगे तो कहाँ जाएगा? बॉटम पे जाएगा ना, लोअर बेस पे ही जाएगा। राइट। तो इसलिए उनके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, इनके पीछे का थाइस का पार्ट बढ़ता है, बिकॉज कुछ ना कुछ डिपॉजिट होते रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है। अब काफी बार मासिक का प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का प्रॉब्लम होते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड सिस्ट बन जाते हैं, कहीं इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है? हम मेडिकल साइंस में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर निदान बीमारी का करता है, कॉज का नहीं करता, कारण का नहीं करता कि भाई तुम्हें गांठ क्यों हुई है, तुम्हें डायबिटीज क्यों हुआ है, तुम्हें ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, तुम्हें कैंसर क्यों हुआ है। इसका कारण डॉक्टर नहीं निकालते, क्योंकि हम मेडिकल साइंस ये मानते हैं कि कारण ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया, वायरस, इसको हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पैथोलॉजी लैब में जब सैंपल भेजते हैं तो हम कहते हैं इसको तो ट्यूबरक्लोसिस है, या इसको वायरल है, इसको पैरासाइट्स है, समझ, और उसी का इलाज करते हैं। एंटी ट्यूबरक्लोसिस या एंटी वायरल, एंटी पैरासाइट्स, उस एंटी ऑपोजिट एक्शन क्रिएट करते हैं मेडिकल साइंस में। राइट। ऑपोजिट एक्शन जब तक केमिकल बॉडी में है तब तक वो फाइट करता है। जैसे आपका केमिकल दवाइयों का असर कम हो जाता है, बीमारी वापस ऊपर आती है। ये आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमारी जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड सिस्टम है, उनका बिलीफ सिस्टम ही ओरिजिन ही गलत है। ओरिजिन क्या है? वात पित्त कफ, जो हमारा इंडियन कल्चर कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले के वेद शास्त्र या योगा आचार्य क्या करते थे? हमारा वात पित्त कफ को नाड़ियों से चेक करके वो उसको संतुलित कर देते थे। राइट। स्पिरिचुअल साइंस ने चक्रों के बारे में बताया कि 7 चक्र संतुलित अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि हर चक्र की एक ऑसिलेशन होती, गतिविधि होती है। जैसे जैसे हमारे चक्रस इम्बैलेंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो गया तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन ज्यादा आती है, पिट्यूटरी डिस्टर्ब हो जाता है, पीनियल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये चक्र अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो थायराइड डिस्टर्ब हो गया, ये चक्र डिस्टर्ब हो गया तो थाइमस डिस्टर्ब हो गया, मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया तो पैंक्रियास डिस्टर्ब हो गया, डायबिटीज का चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट। सैक्रल चक्र डिस्टर्ब हो गया तो सेक्सुअल ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आते हैं, और रूट चक्र में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बोन्स, मसल्स, आईज, डेंटल और ब्लड, ये 5 चीजों में प्रॉब्लम आते हैं अगर आपका मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कॉज कहीं अलग ही है, इफेक्ट कहीं अलग ही है। इफेक्ट का इलाज करते हैं, कॉज तो वैसे ही रह जाता है। तो हमने करीबन 70,000 पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च किया है, और हमने देखा है कि कारण तो कहीं अलग होता है, इफेक्ट कहीं अलग होता है, जिसे हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। राइट। तो हमें इलाज किस चीज का करना है? कारण का करना है कि इफेक्ट का करना है? कारण का करना है, क्योंकि इफेक्ट का करोगे तो टेम्पररी फायदा होगा, कारण का करोगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, बिकॉज बहुत समय से आपका कारण जुड़ा हुआ है आपके साथ, जो आपको पता नहीं है ना। तो जैसे जैसे हम इस हर प्रॉब्लम का कारण निकालते हैं तो धीरे धीरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, बॉडी का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और जहां उजाला है अंधेरा खुद ही कम हो जाता है। लेकिन हमारे में पेशेंस नहीं है ना, हमें तुरंत इलाज चाहिए। यार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कैसे भी कम करो, मुझे अस्थमा का अटैक आ रहा है, कैसे भी मुझे ये करो, मेरा थायराइड का यूनिट बढ़ गया, कैसे भी कम करो। तो हम क्या है, एल्ट्रोक्सिन ये वो दवाइयां दे के कम कर देते, और हम आप खुश हो जाते कि चलो ये दवाई काम में आ गई, डॉक्टर सही ले लिया।
पहले की रिपोर्ट ये थी, अभी की रिपोर्ट ये है करके, और आप पूरी लाइफ फिर वो दवाई खाते रहते हो, लेकिन आपको पता नहीं दवाई के खुद के साइड इफेक्ट हैं और बीमारी अंदर अंदर जो बढ़ रही है उसके अलग साइड इफेक्ट है। जैसे डायबिटीज का खुद का एक साइड इफेक्ट है, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, खुद का एक साइड इफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये साइड इफेक्ट को निकालने के लिए आपको आहार, विहार, विचार, व्यवहार, ये 4 चीजों को आपको बदलना पड़ेगा। आपको ध्यान करके, मेडिटेट करके ये देखना होगा कि भाई आप गलत कहाँ हो, वो कौन से गलत विचार हैं, कौन सी गलत भावनाएं हैं, कौन सा गलत अनुभव है जो आपने पकड़ के रखा है, जिसके वजह से बॉडी टॉर्चर हो रही है, अफेक्ट हो रही है, बॉडी में एसिड बढ़ रहा है। समझ में कि नहीं? बॉडी के हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, बॉडी में डीजनरेटिव ज्यादा हो रहा है, रीजनरेटिव कम हो रहा है, राइट? नव निर्माण सेल हो ही नहीं रहे, कचरा बढ़ते जाता है बॉडी में। अब हार्डली कोई है जो यहाँ पे पंचकर्मा के लिए जाता होगा, लिवर फ्लश के लिए जाता होगा, हार्डली कोई यहाँ पे है, राइट? क्योंकि हमें पता नहीं ना डिटॉक्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, माइंड का कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने करीबन 12 साल से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। पिछले जन्म के मैंने बहुत रिसर्च किया अलग अलग गुरुओं के, मास्टरों के पास सीखने के बाद, और मैं देखता हूँ कि कितने तो हम गलत संस्कार ही लेके आए हैं और वही संस्कार बाय डिफॉल्ट हम प्ले कर रहे हैं, वो पैटर्न चलते रह रही है। वो हमें ऑरा में समझ में आता है कि बॉडी के अंदर जो सोमैटिक मेमोरीज है काफी तो पास्ट लाइफ से ही जुड़ी है। कुछ मेमोरीज जेनेटिकली है, वारसागत है, हेरिडेटरी है, पेरेंट्स से आई हुई है, लेकिन वो हार्डली 30% है। बाकी के 60% पैटर्न तो हमारे पास्ट लाइफ से ही आई है और 10% पैटर्न सिर्फ हम प्रेजेंट लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो कितनी बड़ी मात्रा में देखो पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट है। मैंने अपने खुद के 113 लाइफ देखे हैं पास्ट के, और उन जगहों पे जाके मैंने वेरीफाई करके आया, पौंडीचेरी में, गोवा में, शिरडी में, काठमांडू में, लंदन में, जहां पे भी मेरा बर्थ था। तो मैंने देखा कौन सी लाइफ में मेरे से क्या गलतियां हुई थी और कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी मेरी उस पास्ट लाइफ में थी। तो उसको मैंने प्रेजेंट में लाया। जैसे मैं ऑरा जो देखता हूँ लोगों का, जो मैं पिछले जन्म में करता था, ये लाइफ में तो मुझे ऑरा क्या था पता भी नहीं था, बिकॉज एज अ मेडिकल डॉक्टर हम ऑरा चक्र को तो मानते ही नहीं है, सोल को भी नहीं मानते, पास्ट लाइफ को भी नहीं मानते एज अ डॉक्टर, राइट? लेकिन पिछले लाइफ में मैंने देखा कि किसी एक लाइफ में मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में मैं छाया शास्त्र सिखाता था। छाया मतलब वही ऑरा हुआ, समझ में आया कि नहीं? तो वो पिछला ज्ञान वापस लाया। जैसे बुद्धा ने अपनी 649 लाइफ पास्ट लाइफ देखी और बाद में उन्होंने उनके ऊपर विपश्यना के जरिए काम किया, उनको निर्वाणा मिला, एनलाइटनमेंट मिला। महावीर ने खुद की 513 लाइफ देखी पिछले जन्म की, और जो जो गलतियां उन्होंने की थी उसको उन्होंने अहिंसा से, जैनिज्म के जो मैकेनिज्म होते हैं, फास्टिंग और ये सब होते हैं, उससे उन्होंने उसको क्षमापना किया, सामायिक प्रतिक्रमण, इस चीज से उन्होंने निकाला। सो आपको भी क्या करना है, आपको ध्यान योगा करते करते अपने अंदर ही जाना है, दूसरों की लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज आपकी बॉडी जो भी है, इस बॉडी में जो भी कंजेशंस है, कहीं ब्लॉकेजेस है, आपकी ऑरा नॉर्मली ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन कहीं पे रेड पैच है, कहीं पे ब्राउन है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे ग्रे है। ये जो भी आप कलर्स यहाँ देख रहे हो, पैचेस देख रहे हो लाल के, ये सब आपके ब्लॉकेजेस है, कंजेशंस है। कहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस है, कहीं ट्रॉमेटिक्स है, भाई किसने आपको हर्ट किया, किसने आपको दुख दिया है ना, किसने आपको फंसाया, चीट किया, और कितनी तो अपनी इल्यूजनरी है, ख्याली हमने खुद ही क्रिएट करके रखी है नेगेटिव चीजों को। एक्चुअली में वो कहीं है नहीं, लेकिन हमने अपने मन में एक भ्रम भर के रखा है। तो ये सारे भ्रम जो ऑरा में दिखते हैं या हमें मेडिटेशन में समझ में आते हैं, उसको तो निकालना होगा कि नहीं? जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, ये आपकी ये लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे एक नया मोबाइल जब आप खरीदते हो और आप अपना ईमेल आईडी डालते हो, तुरंत सिंक हो जाता है, सब डेटा आ जाता है कि नहीं? सारे आपके कॉन्टैक्ट्स, ये वो मैसेजेस, व्हाट्सएप सारे आ जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम नई लाइफ लेते हैं तो पुरानी जो भी हमारी इम्प्रिंट्स रहती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। हमने इतना तक रिसर्च किया है कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको डायबिटीज होता है या कैंसर होता है या कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है या अपाइच होते हैं, वो 101% पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा है। वो डायबिटीज से मर गया था इंसान तो जुवेनाइल डायबिटीज होता है, वो अस्थमा के अटैक से मर गया तो बच्चा बेचारा बॉर्न होते ही उसको अस्थमा के अटैक आते हैं, उसको पेटी में रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कहीं एक्सीडेंट से मर गया तो उसका कोई लिम्ब कट गया तो उसी कटे हुए लिम्ब से उसका रीबर्थ होता है।
तो हमने वुंड रिग्रेशन काफी किया, बिकॉज मैंने गर्भ संस्कार के ऊपर मैंने काफी काम किया, बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने काफी महिलाओं के ऊपर काम किया, उन महिलाओं को मैं वुंड रिग्रेशन करवाता हूँ, उसमें फॉरगिवनेस करवाता हूँ, उन्हें हीलिंग करवाता हूँ। तब बच्चे के जेनेटिक्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, डीएनए में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। काफी बच्चों के फीट्स कम हो गए, काफी बच्चों नॉर्मल होना शुरू हो गए, किसी की हाइट बढ़ना शुरू हो गई, किसी का वोकेबल ठीक होना शुरू हो गया, किसी का आइज का प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया। बिकॉज हम पेरेंट्स है ना, हमारे बच्चे 24/7 हमारे डीएनए के साथ कनेक्टेड हैं। आप कुछ भी गलत करोगे ना, वो वाइब्रेशंस उनको जाने वाले हैं। आप सुबह यहाँ पे योगा के लिए आते हो, कितने बजे आते हो? 7 बजे आते हो, है ना? तो जब भी आप यहाँ योगा के लिए आते हो, आप नोट करना उसी टाइम पे आपकी ये वाइब्रेशंस आपकी फैमिली मेंबर में जाएंगे, आपके बच्चे में जाएंगे, क्योंकि डीएनए कनेक्ट है ना। जैसे आपका नेटवर्क वोडाफोन या आइडिया जिसका भी है, वहां कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो आपके मोबाइल में डिस्टर्बेंस आ जाता है, कहीं बादल आ गए, कहीं लाइटनिंग हो गई। तो इसी तरह से आप ये सोचो 24/7 आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। कुछ भी सही गलत करोगे वो वाइब्रेशंस वहां जाएंगे, चाहे आप उसके लिए अवेयर हो या अवेयर नहीं हो, वो चेतन में है या अचेतन में है, वो वहां जाने ही वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जितना आप ध्यान करोगे, धर्म करोगे, योगा करोगे या आप हीलिंग करोगे, उतना फायदा उनको भी होगा। क्योंकि हमारे साइंस के रिसर्च के हिसाब से एक इंसान एक लाइफ में 20,000 सोल से कनेक्टेड होता है। ऑन एन एवरेज वो 700 जन्म जीता है। तो 700 इंटू 20,000 कितना हुआ? 1,40,00,000 लोगों से हम कनेक्टेड हैं। अगर तो अगर एक इंसान जब योगा करता है या ध्यान करता है, हीलिंग करता है, 1,40,00,000 लोगों को फायदा होता है। कुछ नहीं तो प्रेजेंट लाइफ के 20,000 को तो फायदा होगा ही होगा, है ना? तो आप अकेले नहीं है, फिजिकली आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपकी एनर्जी डिपेंडेंट है। कहीं कुछ भी होता है तो आप पे उसका वाइब्रेशन का असर होता है कि नहीं? कि वहां टेररिस्ट का अटैक हो गया, आपको यहाँ इफेक्ट हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आपके सोल्स के कनेक्शन से, गॉड कनेक्शन से आपके, है ना? तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ध्यान का, योगा का, समझ लो ये ग्लोबल है, ये सबको फायदे कारक है। तो पिछले 22 साल से मैं ध्यान करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 3:15 बजे से लेके 6:30 बजे तक। तो उसका फायदा मेरे बच्चों को भी होता है, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, नेबर्स को, सबको जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। तो मुझे नहीं लगता मेरा ये टाइम व्यर्थ है, इसलिए मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो भी क्रिया है उसका सबको फायदा हो, मेरा जो भी रिसर्च है, मेरा जो भी ध्यान है, वो सबको फायदा हो। एज अ डॉक्टर तो मैं सिर्फ जो पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं उसका ही फायदा कर सकता था, उसको ही दवाई दे सकता था। लेकिन जो ये पिछले 23 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और 8,500 ऐसे मैंने लेक्चर आज तक दिए हैं, तो कितने लोगों को फायदा हुआ मेरा? यूट्यूब पे कम से कम 5 लाख लोगों ने व्यू किए हैं मेरे टॉक्स। तो मुझे लगता है उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो वो पुण्य का श्रेय जाता किसको है? मेरे माता पिता को, मेरे दादा दादी को, नाना नानी को, क्योंकि उनकी संतान हूं। तो जो भी ब्लेसिंग मुझे मिलती है वो उन्हें जाती है या मेरे बच्चों में जाती है, बिकॉज उनका टाइम माइनस करके मैं यहाँ पे आता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इज नॉट वेस्ट, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप ये करते जाओगे आपको समझ में आएगा कि आपका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन में जो 60,000 थॉट्स आते हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि वो विचार किस चीज के हैं, तो आप उसको ठीक कैसे करोगे? कैसे करोगे? करना पड़ेगा ना, क्योंकि गुरुजी तो आपको पूरा ज्ञान देंगे, पूरा आपको उनके पास जितना अभ्यास है, जो अनुभव है, सब आपको देंगे। लेकिन आपको सिर्फ वो फिजिकली करना नहीं है, मैकेनिकली करना नहीं है, अंदर उतरना भी है। और जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, आप ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। आपने देखा आपको आलस आती है सुबह उठने में, करने में, चलो आज छोड़ दो, आज एक दिन छोड़ दो, कल करेंगे। क्यों आती है? क्योंकि आप में वो पैशन नहीं है। गलत चीज करने में पैशन है, मॉल में जाना है, मूवी में जाना है, 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाना है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अंदर आपकी गलत केमिकल्स हैं, गलत सिक्रीशंस है, गलत थॉट्स है, गलत इमोशंस है, तो गलत दिशा में बॉडी की एक्शंस होती है, राइट? तो योगा से क्या करते हैं? हम अपनी एक्शंस करेक्ट करते हैं,
हम बॉडी माइंड सोल का एक अलाइनमेंट लेके आते हैं। जैसे कार की व्हील का अलाइनमेंट होता है ना, तो वैसे हम माइंड बॉडी सोल का एक अलाइनमेंट लेके आते हैं। जैसे अलाइन हो जाती है हमारी चेतना बढ़ जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम सिर्फ इस संसार में एनर्जी बढ़ाना और कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। हम आए क्यों हैं? सब अनुभव लेके डेथ एंड बर्थ की साइकिल से फ्री होने के लिए आए हैं। राइट और रॉन्ग? तो अनुभव लेना है धर्मों का, अलग अलग विज्ञान का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, अलग अलग नॉलेज लेना है, लेकिन कहीं अटकना नहीं है। बिकॉज फिर उतना ईगो आ जाएगा कि अरे मुझे तो इतना नॉलेज है, मुझे किसके पास सीखने की जरूरत नहीं है। मैं 125 थेरेपी सीखा हुआ हूँ, तो जहां पे भी जाता हूँ मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि मैं क्या सीख के आया हूँ पहले, या मैं कौन से पोजीशन पे हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं बैठ जाता हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको कोई 70,000 फॉलो कर रहा है और आप किसके स्टूडेंट बन के बैठे हैं। इट्स नॉट सो इजी, समझ में आ रहा है? लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज एक हद तक आप मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन बाकी नॉलेज भी तो लेनी है ना दुनिया की। मेडिटेशन से अंदर का नॉलेज मिलेगा, बाहर का नॉलेज भी तो आपको चाहिए। तो जब आप अलग अलग ऐसी चिकित्साएं सीखते हो मेडिटेशन की, तब जाके आपकी जो मेमोरीज है, सोमेटिक मेमोरीज, बॉडी में जो भी आपकी है, 63 ट्रिलियन सेल्स है आपकी बॉडी में, वो सारी सेल्स की मेमोरीज में से आपको सब निकालना होगा। फियर है, जेलसी है, हर चीज आपको निकालनी पड़ेगी। तब जाके आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी, और जिस दिन पूरी लाइट हो जाएगी उसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। जिस दिन आपका कार्मिक क्लियरेंस हो जाएगा, व्यक्तित्व कार्मिक क्लियरेंस हो जाएगा, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। और जिस दिन आपका लोगों के साथ कार्मिक क्लियरेंस हो जाएगा, उसको निर्वाणा कहते हैं। इज इट क्लियर द डिफरेंस? मैं रिपीट करता हूं। जब आपकी पूरी बॉडी लाइट हो जाती है, तब आपका एनलाइटनमेंट हो जाता है। जब आपका खुद का कर्मा, व्यक्तिगत कर्मा, खाना पीना, जो भी खुद का व्यक्तिगत कर्मा था, सोचना, ये ठीक हो गया, तब आपका एनलाइटनमेंट हो जाता है। और जब आपका दूसरे लोगों के साथ कर्मा बैलेंस हो जाता है लव कंपैशन के साथ, तब आपका निर्वाणा मोक्ष हो जाता है। इट इज अ स्टेट, इट इज नॉट अ प्लेस। लोग सोचते हैं कहीं पे मोक्ष है, निर्वाणा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ अ माइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस मूवमेंट में भी आपको एनलाइटनमेंट मिल सकता है, इस मूवमेंट में भी आपको मोक्ष मिल सकता है। कंडीशन क्या है कि हमारे अंदर कोई विकार नहीं अपने लिए, तो एनलाइटनमेंट। दूसरों के लिए कोई हमारे लिए घृणा नहीं है, कोई हेट्रेड रिवेंज नहीं है, तो वो निर्वाणा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई चीज की डिजायर नहीं रह गई, हर चीज का अनुभव ले लिया है, और हर चीज को हमने अवेयरनेस के साथ विटनेस किया है। अभी 24 घंटे में मुश्किल से 24 सेकंड आपकी अवेयरनेस है, जागरूक अवस्था है। जितनी जितनी आपकी वो मात्रा बढ़ेगी, समय बढ़ेगा जागरूक अवस्था का, समझ लो वो रियल स्पिरिचुअल पैरामीटर है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। समझने के नहीं? आप किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहे हो, आप हर एक इंसान को स्पेस दे रहे हो, किसी की स्पेस में इंटरफियर नहीं कर रहे हो। इसलिए ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, ये कुछ ऐसी जगहें हैं इंडिया में जहां पे स्पेस अवेलेबल है, जहां पे गंगा माँ वाटर है और ईथर एलिमेंट दोनों जुड़े हुए हैं, तो हम जाके डुबकी लगाते हैं, है ना? क्योंकि हम 5 एलिमेंट से बने कि नहीं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना? तो जब तक आपके ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होंगे, आप बाहर कैसे निकल पाओगे? निकल पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको हर एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा। आपके मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको स्वादिष्ठाना चक्र वाटर एलिमेंट पे काम करना होगा, आपको मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको हृदय चक्र हार्ट चक्र एयर एलिमेंट पे काम करना होगा, और ये ईथर स्पेस एलिमेंट पे काम करना होगा, ऊपर के 3 चक्र पे। समझ में आ रहा है? मतलब ये कितना गहरा साइंस है। आज तक मेडिकल नॉलेज ये लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। पहुंच पाया मुझे बताओ? नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हमारा शास्त्र पहुंच पाया है। कम जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। मतलब वो ध्यान में जाके उन्होंने सिर्फ तारों का कैलकुलेशन नहीं किया, अंदर के शरीर के डीएनए तक का उन्होंने सब कुछ विजुअलाइजेशन किया। समझ में? तो हमें भी उस लेवल पे जाना होगा, उस ध्यान के लेवल में, योग के लेवल पे जाना होगा, तब जाके आपको आपके एक एक सेल्स की अवेयरनेस आएगी। मुझे काफी बार समझ में आता है कि मैं कुछ खाना खाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि अंदर कोई एक बैक्टीरिया चला गया है, तो फिर मैं कुछ घंटों के लिए फास्टिंग कर लेता हूं, क्योंकि बॉडी अब सेंसिटिव हो गई है, मेरी एनर्जी बहुत सेंसिटिव हो गई है।
तो कहीं पे भी कोई गलत सोचता भी है ना, मुझे समझ में आता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ उसको अवेयर रहता हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि अब 23 साल से इतनी साधना कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं लोगों को नहीं बताता हूँ कि भाई मुझे ये सेंसिटिव रूम करके, बिकॉज नहीं तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, समझ में। तो मैं एक नॉर्मल इंसान की जैसे रहता हूँ, खाना पीना, वो पिज्जा खाते मैं भी खा लेता हूँ, घूमना है घूम लेता हूँ, जो भी है, लेकिन मैं अवेयरनेस के साथ, एक लिमिट के साथ, कि ऐसा नहीं कि ओवरडोज होना चाहिए, बिकॉज हम मनुष्य हैं, हर चीज का हमें अनुभव लेना, लेकिन ओवरडोज नहीं होना चाहिए, है ना, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि हम हमारे खुद के माइंड की हीलिंग करनी है, बॉडी की हीलिंग करनी है, फिर आप अवेयरनेस के साथ करो, मंत्र के साथ करो, एफर्मेशन के साथ करो, या सिंबल्स के साथ करो, या आपकी चॉइस है। वेस्टर्न कंट्री एफर्मेशन बेस्ड हीलिंग है, ईस्टर्न कंट्री मंत्रों से बेस्ड है। अभी आजकल सिंबल्स आ गए हैं, रेकी में सिंबल्स आ गए हैं, करुणा में सिंबल्स आ गए, साइकिक में सिंबल्स आ गए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की हीलिंग है, चिकित्साएं हैं, किसी भी प्रकार से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं सुबह आधे पौने घंटे योगा करता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, कभी राजयोग, कभी क्रिया योग, कभी सुदर्शन क्रिया, कभी डायनामिक मेडिटेशन, अलग अलग मेडिटेशन करता हूँ, और बाद में मैं 1 घंटा हीलिंग करता हूँ। तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ बॉडी माइंड सोल लेवल की, समझ में आ रहा कि नहीं, राइट। तो उससे क्या होता है, बॉडी भी फिट, माइंड भी पॉजिटिव शार्प रहता है, मेमोरी अच्छी है, कंसंट्रेशन अच्छा है, राइट, और आपका सोल भी इवॉल्व होता है धीरे धीरे। मतलब आप धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर जाते हो, इन्फेंट सोल से बेबी सोल से यंग सोल से मैच्योर सोल से ओल्ड से ट्रांसेंडेंटल, उधर से इनफाइनाइट सोल लेवल तक हमें जाना है। इन्फेंट से इनफाइनाइट सोल, ये 7 लेवल के सोल्स होते हैं हमारे, राइट। तो ये डिजिटली हम ऊपर जाएंगे, जैसे मोबाइल में कैसे डिजिटली अपग्रेडेशन होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं 1.1, 1.2, 1.3 वर्जन आते हैं ना, तो हमारा भी धीरे धीरे। अभी आप सब लोग मैक्सिमम यहाँ पे मैच्योर सोल हो, इसलिए आप योगा के क्लास में, मेडिटेशन के क्लास में आ रहे हो। तो अभी आपको मैच्योर सोल लेवल से ओल्ड सोल लेवल पे आना होगा, फिर धीरे धीरे ओल्ड सोल से ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पे आना होगा। यू गॉट द पॉइंट। मतलब देखो सोल्स की भी लेवल है, हमें ये भी पता नहीं था, है ना। तो जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाते जाओगे, आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी सफाइयां होती है, कितनी आपके नेगेटिव कचरे माइंड में से निकलती है, बॉडी कितनी स्मूथिंग हो जाती है, सूदिंग हो जाती है, उसके फंक्शनिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बॉडी इतनी प्योर फॉर्म, जैसे बच्चा शिशु में से प्योर फॉर्म में बर्थ लेता है ना, क्यों? क्योंकि 9 महीना से उसने मदर का ही सिक्रीशन लिया है, फिल्टर सिक्रीशन प्लेसेंटा के थ्रू, तो इतना प्योर है बच्चा, राइट। धीरे धीरे हम उसको बाहर का खुराक खिलाते हैं, बाहर के वातावरण में उसको बेचते हैं, तो वो पॉल्यूट हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस से वो कॉन्शियस माइंड पे आ जाता है, उसकी चेतना धीरे धीरे कम हो जाती है और लॉजिकल माइंडेड हो जाता है वो, है ना। पहले हम 5-6 साल में स्कूल में जाते थे, अभी तो हम 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते कि नहीं। तो धीरे धीरे उनकी चेतना कम हो जाती है, उनकी मासूमियत, इनर चाइल्ड खत्म हो जाता है, सिर्फ लॉजिकल रहता है। उसको फिर से फोकस हम बोलते हैं कि बस तुझे कैरियर बनाना है, राइट। तो वो आपसे भी धीरे धीरे डिटैच हो जाता है, बिकॉज आपने उसको मैकेनिकल बनाया, आपने उसको किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग ऐसे किया है कि बस तुझे कुछ अचीव करना है, फिर वो फ्यूचर में आपको भी छोड़ के जाएगा, कभी क्यों? उसको कुछ अचीव करना है, आपने एंड टारगेट डाल दिया जीपीएस के जैसे, है ना, राइट। तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? हमारे बड़े सपने हैं और हमारे सपने हम बच्चों के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलती हमारी है ना। तो बच्चे क्या है, धीरे धीरे समझ में आते हैं कि माँ बाप मुझे रिमोट कंट्रोल के जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब गलतियां सुधारनी पड़ेगी, सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा, राइट। उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। वो सारे इंडिगो चाइल्ड है जो 1980 के बाद बॉर्न हुए हैं, वो कुछ अपना करने के लिए आए हैं, आपका कुछ करने के लिए इस युग में नहीं आए हैं। इज इट ट्रू? आपका कोई सपना पूरा करने के लिए नहीं है, सिर्फ आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, रियल पेरेंट्स तो परमात्मा है, वो उनके साथ कंट्रोल में चलेंगे, आपके कंट्रोल में चलने वाले नहीं है, राइट। सो आई होप आपने ये साइंस अच्छे से समझ लिया है कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है, योगा कितना इंपॉर्टेंट है, हम उसको कितना लाइटली लेते हैं, क्योंकि साइंस ही नहीं पता ना उसके पीछे का। हमें तो क्या लगा यार, थोड़ा वजन कम करना है यार, थोड़ी जकड़न है, जाके योगा वोगा करते थोड़ा फिट होते। बहुत हायर लेवल की चीजें हैं ये साधना बहुत जबरदस्त है।
मैं पिछले 4 साल में 58 टाइम हिमालय जा चुका हूँ, ऋषिकेश, और खुद के मेडिटेशन के लिए, रिट्रीट्स के लिए, है ना, साधना के लिए जा चुका हूँ। हर 2 महीने में मैं चले जाता हूँ वहां पे, क्योंकि खुद की भी तो इनपुट चाहिए ना, खुद की भी तो बैटरी चार्ज चाहिए कि नहीं। मैं तो कैसे ऐसे टॉक दे सकते, कैसे ऐसे डिलीवर कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपका अगर इनपुट नहीं रहेगा तो आउटपुट क्या दोगे आप, क्या दोगे, कुछ भी नहीं दे पाओगे। सो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर के जो भी इश्यूज है, चाहे वो आहार रिलेटेड है, बॉडी रिलेटेड है, ये आपको अलग अलग तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना होगा। आपको इंटीग्रेट, आहार विहार विचार व्यवहार पूरा इंटीग्रेशनली आपको चलना है। आप जो भी खाते पीते हो, जस्ट बी अवेयर कि क्या ये खाना जरूरी है, क्या मेरे बॉडी को जरूरी है, तो ही खाओ। ऐसे नहीं कि 1.5 इंच की जबान को खुश करने के लिए 7.2 मीटर की आंतरी को खराब करो। है ना, राइट? इतनी तो जबान है, बस बात तो इधर है, बाद में पता ही क्या चलता है क्या डाला क्या नहीं डाला। सर, तो जस्ट बी अवेयर कि एक निवाला खाया ठीक है, ऐसे नहीं कि 10 खाते जाओ, 10 आइसक्रीम खाते जाओ, पिज्जा के पीस खाते जाओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेस्ट के लिए आपने खा लिया, उससे ज्यादा इसको पॉल्यूट मत करो, क्योंकि जो अंदर भरोगे वही आपको तकलीफ देने वाला है। इनपुट तो पहले सुधारो, चाहे वो थॉट्स का इनपुट है, इमोशंस का इनपुट है, या फूड का इनपुट है, एनवायरमेंट का इनपुट है। इनपुट तो सुधारो, क्योंकि आप सीधा आउटपुट को सुधारने की कोशिश कर रहे हो दवाइयां खा करके, ऐसा काम नहीं बनने वाला है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें अपने करेक्शंस करना। सो किसी को कोई क्वेश्चन है, हम ये प्रोग्राम यही एंड करेंगे। यस, हाँ 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 हाँ, देखो क्या है ना, साइंस के हिसाब से कोई भी नॉनवेज फूड इट इज अ डेड फूड, इट इज अ डेड फूड, राइट? जैसे हम मर गए, हमारा कोई टुकड़ा खाएगा तो क्या होगा, उसको पॉइजन ही है ना, क्योंकि आप लाइव तो हो नहीं, मर ही गए हो, राइट? प्लांट्स में क्या है ना, लाइव एनर्जी है, क्लोरोफिल है, ऑक्सीजनेशन है, लाइट है, सनलाइट है ना, ये सब चीजें हैं। वो खाने से आपकी बॉडी जल्दी इवॉल्व हो जाएगी। नॉनवेज खाने से क्या होगा, हम पाताल की तरफ जाएंगे, हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज एनिमल में फियर था, जेलसी थी, कंपटीशन था, वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आएगी। ओकेशनली खाया कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, खाने वाले बंदा डाइजेस्ट कर सकता है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते, तो डाल के मतलब क्या है ना? हम खाते क्यों हैं नॉनवेज? क्योंकि परंपरा चल रही है या टेस्ट फूड है, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी को तो कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग से प्लांट किंगडम में जाना है, कंपैशन किंगडम में जाना है, क्रोधित किंगडम में नहीं जाना है, एनिमल इंस्टिंक्ट किंगडम में नहीं जाना है, राइट? बॉडी को प्यूरिफाइड करना है। तो एनिमल हमसे लो है, हमसे हाई नहीं है, प्लांट हमसे हाई है। हम हायर चीज पे जाए ना, लोअर चीज पे क्यों जाए? कहने का मतलब ये, लोग ड्रिंक लेने जाते हैं बियर बार में और वहां बिस्लरी का पानी मांगते हैं। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया ये लॉजिक क्या है। वो वेटर को पूछते थे ये पानी बिस्लरी का ही है ना, तो बोले हाँ भाई बिस्लरी का है। लेकिन अब बियर है, वोडका है, रम है, कुछ भी है, वो कौन सा बिस्लरी है? इट इज फर्मेंटेड प्रोसेस ना। एक दवाई की मात्रा में आपने कभी इस्तेमाल किया तो ठीक है, अदरवाइज इट इज टॉक्सिन्स। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा, आपके दिल को क्या लगता है, अगर आप योगा करते हो, ध्यान करते हो, खाओगे नहीं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मन ही नहीं होगा, समझने के नहीं? क्योंकि आप क्या है, आपकी चेतना हार्ट चक्र के ऊपर आ गई, नीचे थी तो इसको खुश करने में आप कुछ भी कर रहे थे, अब चेतना ऊपर आ गई, ऊपर आ गई, तो क्यों आप व्यर्थ की चीजें लोगे? इवन आप दवाई लेने के लिए भी अवॉइड करोगे, जहां तक हो सके आप दवाई भी नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता है ये केमिकल है ना। आई बिलोंग टू जैन फैमिली, तो मेरे काफी जैन फैमिली मतलब साधु साध्वी जो होते हैं हमारे इसमें, तो बहुत से बीमारियों से पीड़ित है। मैंने उनका और रिसर्च किया, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये करो ये करो, बोलते नहीं नहीं जैनों में कोई योगा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं, आप फिटनेस क्रिएट करो ना। बोलते नहीं जैनों में हीलिंग नहीं होती है। मैंने कहा आपकी बॉडी में जो नेसेसरी है वो आप करो, धर्म में है कि नहीं वो बात की छोड़ो, राइट? अब वो बोलते हैं कि भाई हम तो प्योर
कंदमूल ये सब खाते नहीं, अंदर जमीन वाली चीजें खाते नहीं। अब बॉडी को तो नीड है कि नहीं, मुझे बताओ। उसमें विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम जो चाहिए वो चाहिए। अब आप क्या करोगे? तो वो मानते नहीं। फिर जब वो दवाई खाते हैं और मैं दवाई हाथ में लेता हूं तो पता चलता है ये तो सब एनिमल प्रोडक्ट है। इंसुलिन कौन सा है, शेलकेल कौन सा है, एनिमल प्रोडक्ट ही तो है ना, टेल मी। तो अगर आप दवाई के रूप में वो खा सकते हो एनिमल प्रोडक्ट, तो ये वेजिटेबल क्यों नहीं डायरेक्ट खा सकते? सिर्फ धर्म बाद में, शरीर का धर्म पहले। मैं तो ये मानता हूं, राइट और रॉन्ग? आप फिट हो तो भगवान क्या बोलेगा? चीजें अच्छा देगा तो अच्छा दिखाएगा। आप अनफिट हो तो कौन सा धर्म अपनाया आपने? परसों में शिरडी जा रहा था तो आधे से ज्यादा जैन आदमियों को व्हील चेयर पे देखा, कोई धक्का मार के लेके जा रहा था। और काफी बार तो मैंने देखा उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बेचारे खुद तो मरते हैं, जो लेके जाता है वो भी मर जाते हैं। तो ये कौन सा धर्म है, मुझे बताओ। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी धर्म। में एक आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बॉडी से तो फिट रहो, माइंड से एकदम स्थिर रहो, फिर आप धर्म की बात करो, राइट? हम क्या है ना, हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते और वो धर्म का नाम लगा देते हैं कि नहीं हमारे धर्म में तो ये लिखा है। अरे ऐसा नहीं होता। आप 12 बजे लंच लेते हो, 6 बजे चोरियार करते हो, 6 घंटे में 2 बार मील्स लेते हो और 18 घंटा फास्टिंग करते हो। कैसे बॉडी एक्सेप्ट करेगा? कैसे करेगा? पहले लोग है ना 9-10 बजे लंच लेते थे, तब 6 बजे चोरियार करते थे सूर्यास्त के पहले, तो इतना गैप ठीक था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये 12-1 बजे लंच लिया, 5-6 बजे आपने डिनर लिया, तो इतना शॉर्ट टाइम में 2 मील्स कैसे डाइजेस्ट? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन ही नहीं होगा। तो मैक्सिमम इन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, फिर एक अस्थमा, डायबिटीज ये क्रिएट हो जाता है। ओरिजिन इज ओनली एसिड, इट्स ओनली पीएच लेवल, उसी को ही आपको नॉर्मल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो वो अल्कलाइन फूड से होगा, वेजिटेरियन फूड से अल्कलाइन होगा, नॉनवेज फूड से एसिड बढ़ जाएगा। सोच लो ना, आपका फूड भी, वेजिटेबल भी अगर बहुत पुराना हो गया तो वो भी एसिड क्रिएट करता है कि नहीं? बासी खाना अगर आप खाते हो तो वो भी एसिड क्रिएट करता है, भले वो वेजिटेरियन है ना, राइट? तो नॉनवेज तो पूरा एसिड लेवल का है, बिकॉज बहुत कम एनिमल्स हैं जो वेजिटेबल्स पे जीते हैं, मैक्सिमम तो एनिमल्स खुद ही नॉनवेज पे जीते हैं, है ना, राइट? तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। हम गाय का दूध क्यों पीते हैं? क्योंकि गाय वेजिटेरियन है ना, राइट? तो ये चीज थोड़ी साइंटिफिकली समझने वाली है कि भाई मेरे शरीर को क्या जरूरत है। ये मंदिर है, शरीर मंदिर है, अंदर भगवान बैठा हुआ है। मंदिर अगर गंदा है तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं? टेल मी। तो मंदिर को तो पहले अच्छा साफ सुथरा रखो तो भगवान खुश होंगे कि अरे वाह ये अच्छा है। मैं राजस्थान की टूर में गया, 200 मंदिर खंडित हो गए, और कितने तो जहां पे तीर्थंकर को मोक्ष मिला था वो मंदिर भी पटना में, बिहार में गया था, कलकत्ता में खंडित हो गए, क्योंकि उनको किसने संभाला ही नहीं। सो इट इज इन योर हैंड, आप उसको कितना संभालते हो, इस बॉडी को कितना संभालते हो। टॉर्चर मत करो, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। ऐसे नहीं सब बैठे तो मुझे भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। उनको बुरा लगे वो चलेगा, शरीर को बुरा लगे वो नहीं चलेगा। उनको तो 2 मिनट बुरा लगेगा, शरीर बेचारा 24 घंटा एसिड से परेशान रहेगा। उसके बारे में सोचो ना, राइट? यस। हाँ, क्योंकि एक ही सिट्रिक एसिड है जिसको अल्कलाइन माना जाता है ना? इसलिए किसी को वॉमिटिंग भी होती है तो नींबू पानी देते हैं उसको अल्कलाइन करने के लिए, ये एक ही है। हाँ, तो इट बिकम्स एसिड, कोई भी मेटल एसिड ही है। यस। आपने बोला कि पिछले जन्मों में मैंने सर्च किया, हाँ, तो श्योर कि हम पिछले जन्म में भी इंसान थे? नहीं, मैंने 2 लाइफ अपनी एनिमल्स की देखी, एक लाइफ में आउल था, एक लाइफ में ईगल था। इसलिए आउल की वजह से मैं लोगों के ऑरा देख सकता हूँ, मेरे में थर्मल विजन है, और ईगल की वजह से मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मुझे जो काम करना है, जहाँ करना है मैं पहुंच जाता हूँ। सी आप लोग है ना, सब लोग अलग अलग एनिमल की यूनि से आए हो। कोई गाय की यूनि से आया तो पहले से उसका दिल बड़ा है, कंपैशनेट है। कोई लायन की यूनि से आया है तो जेनेटिक्स उसके लायंस के हैं, तो वो एग्रेसिव रहता है, लीडर क्वालिटी होती है, अटैकिंग रहती है, गुस्से में रहता है।
सो डिपेंड्स अपॉन आप कौन से एनिमल किंगडम से आए हो, आप में वो कुछ तो क्वालिटीज आने ही वाली है, ऐसा है, राइट? यस। नेगेटिव ऑरा फील्ड से कैसे बचाओ? नेगेटिव ऑरा नेगेटिव फील्ड से हाँ कैसे बचाओ? नहीं, बचना कुछ नहीं है, अपना बढ़ाना है। आप बचोगे कैसे? अब मोबाइल यहाँ सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे बचोगे? या कितने लोग नेगेटिव सोचते हैं, आप कैसे बचोगे? अपना और बढ़ा दो, कोई बैक्टीरिया वायरस भी नहीं जाएगा। दूसरों का तो ठीक है, हम डॉक्टर लोग हॉस्पिटल्स में कितना अच्छे से घूमते हैं, पेशेंट के साथ हम ज्यादा रिलेटिव्स को रखते नहीं क्योंकि तुरंत इन्फेक्ट हो जाते हैं। यस नहीं, याद इसलिए रहता है कि कुछ हमारी गलतियां हम अवेयरनेस के साथ कर चुके हैं तो वो याद रहती है। हमारी चेतना उस वक्त अच्छी थी तो वो याद रह जाती है, और वो कुछ हमें सिखाना चाहती है कि फिर से वो कुछ गलतियां मत करना। ठीक है? Yes. साइकोलॉजी में कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस को हमको चैनलाइज करना चाहिए और सप्रेस नहीं करना। हाँ, वो चैनलाइज कैसे? मेडिटेशन से आपको एक्सप्रेस करना है, किसी के ऊपर बरसना नहीं है। समझ में कि नहीं? यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर गुरु। आप गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को बाहर निकालते, किसी के ऊपर चिल्ला के, है ना, रोक के टोक के, ये सब करते हैं, राइट? लेकिन फिर सामने वाले को तो बुरा लगेगा कि नहीं? अगर मैं आपको रोकता टोकता, मैं बोला हाँ मैं तो हल्का हो गया, अब सामने वाला भारी हो गया। जैसे हम अपनी बात पर, यार मुझे आजकल ये हो रहा है, अरे मेरे घर में झगड़े चल रहे हैं, मेरी सास टॉर्चर कर रही है, चलो मैं हल्की होगी उसको बोल, अब सामने वाली भारी हो गई। ये क्यों करना है? यही तो प्रॉब्लम है ना। अब गुरु हाथ में आते नहीं, लोग तो हाथ जाते, हाथ में जब निकालो बाहर। आपके जो थॉट्स के रिलेटेड कोई बुक या कोई आपका पब्लिकेशन? नहीं, मेरी बुक्स कोई नहीं है, लेकिन वीडियोस काफी है, काफी वीडियोस है। अगर आप YouTube पे डॉक्टर उदेशा टाइप करोगे, आपको हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर टॉक्स मिलेंगे। अभी भी जो टॉक हमने लिया है उसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ आज रात को, तो कल उसको अपलोड करूंगा, वो लिंक भी आपको शेयर करूंगा, आप अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा सकते हैं। समझ में गए? अब डॉक्टर उदेशा साई करुणा मिशन में बहुत सारे वीडियोस हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप थोड़ा साइंस से समझे इस योग साधना को, सिर्फ करते ना जाए, क्योंकि वो समझ के करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। आप कभी नहीं छोड़ोगे योगा, कभी ध्यान नहीं छोड़ोगे आप। ओके, थैंक यू।